वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए जो कुछ कहा वह सब वही है जो वह पहले न जाने कितनी बार कह चुकी हैं। उन्होंने अपना यह पुराना आरोप तो दोहराया ही कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर उसे बर्बाद कर दिया है। यह भी फिर से रेखांकित किया कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनका यह आरोप भी नया नहीं कि अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोनिया गांधी के कथन से यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि उनके पास कोई नया विचार नहीं। समस्या यह नहीं कि सोनिया गांधी इतने महत्वपूर्ण अवसर पर कोई नई बात नहीं कह सकी। समस्या यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हीं की तरह वही पुराने बातें कहीं जो वह पहले भी कहते चले आ रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया और यह दावा किया कि इस सरकार में बैठे लोगों का डीएनए ही गरीब विरोधी है। उनकी माने तो देश के लोकतंत्र को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने इसके विरुद्ध आंदोलन करने की भी आवश्यकता जताई। यह किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी भी इसी तरह के भाषण देते रहते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने शायद ही कोई नई बात कही हो। कुल मिलाकर कांग्रेस के शीर्ष नेता इसी पर जोर देते रहते हैं कि मोदी सरकार के कारण देश गड्ढे में जा रहा है। इस तरह के स्वर पिछले 8 वर्षों से सुनाई दे रहे हैं और यह किसी से छिपा नहीं कि इस अवधि में कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमजोर ही हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस नेतृत्व यह समझे कि वह घिसे पिटे आरोपों से न तो देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और न ही अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर सकता है। चूंकि कांग्रेस नेतृत्व के पास कोई नया विचार नहीं, इसलिए वह ऐसा कोई एजेंडा भी पेश नहीं कर पा रहा है जिसे वैकल्पिक एजेंडे की संज्ञा दी जा सके। एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से वामपंथी सोच से ग्रस्त होती जा रही है। वह उद्यमियों को भला बुरा कहकर केवल उन्हें ही निशाने पर नहीं रखती बल्कि उद्यमशीलता पर भी आघात करती है। जिस कांग्रेस के समय देश आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ा, उसी के नेता आज इस पर बल देते दिखते हैं कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए। शायद इसी कारण वे निजीकरण के विरोधी बन बैठे हैं। यदि कांग्रेस अपना भला चाहती है तो उसे अपनी इस मानसिकता का भी परित्याग करना होगा कि देश की जनता ने भाजपा को केंद्र की सत्ता सौंपकर कोई गलती कर दी है। आलू की फसल अच्छी हुई है,
इस बात को लेकर किसान हर्षित था, लेकिन गिरते मूल्य ने उसे विषाद का शिकार बना दिया। भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने से परेशानी और बड़ी हो जा रही है। भंडारण की प्रक्रिया पूर्ण होने का दावा कर पश्चिम के अधिसंख्य शीतगृहों से किसानों को वापस किया जा रहा है। इस स्थिति में किसान उपज मंडियों में ले जाने के लिए विवश हो रहा है। वहाँ जो भाव मिल रहा है उसमें लागत निकलती नहीं दिख रही है। प्रदेश के आलू उत्पादकों के साथ 1-2 वर्ष के अंतराल पर ऐसा होता आ रहा है, किंतु इस समस्या के समाधान के लिए कोई समुचित पहल नहीं होती। देश के आलू उत्पादन में भारत उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे अधिक लगभग 30-32% है। आलू उत्पादकों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण सरकार के स्तर पर क्रय की कोई स्पष्ट व्यवस्था या नीति का न होना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली फसलों की लंबी सूची में आलू शामिल नहीं है। भंडारण के मुद्दे पर सरकार कहती है कि शीतगृहों में पर्याप्त स्थान है, जबकि किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। कारण यह कि अधिसंख्य शीतगृह निजी हाथों में हैं और मनमाने ढंग से संचालित होते हैं। इस बात पर भी गौर किए जाने की आवश्यकता है कि प्रदेश में आलू की पैदावार जितनी होती है, क्या उसके अनुरूप प्रसंस्करण इकाइयां हैं। उत्पादन में चौथे स्थान पर रहने वाला प्रदेश गुजरात आलू का निर्यात सबसे अधिक करता है। इसमें उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रह जाता है, इसका आकलन किया जाना भी आवश्यक है। प्रदेश में निवेश के बढ़ते रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रोत्साहित कर किसानों की समस्या को कुछ कम किया जा सकता है। चीनी मिलों के बंद होने से प्रदेश के कई हिस्सों में किसान गन्ने की खेती से अलग हो गए। यही राह आलू उत्पादक किसान चुने। इससे पहले उनकी समस्या के समाधान पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। स्टॉप।